Welcome everyone. This is the sixth tutorial of the data structure series. So previous tutorial में हमने ये देखा था कि स्टैक क्या होता है और हमने स्टैक की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी एनालिसिस किया था और हमने देखा था स्टैक एक बहुत सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है बट बहुत यूज़फुल है। और हमने ये भी देखा था कि स्टैक के पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन एंड पीक ऑपरेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। तो ये चीज़ हमने समझ में आ गई थी पिछले ट्यूटोरियल से। तो इस ट्यूटोरियल में हम स्टैक के ऊपर हैंड्स ऑन करने जा रहे हैं। तो हैंड्स ऑन करने के लिए मैं सेम प्लेटफॉर्म लीडकोड को यूज़ करूँगा। सो आप क्या कर सकते हो, आप www.leetcode.com पे आओ। यहाँ पे आपने अगर मेरे पहले वाले ट्यूटोरियल्स को देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने इस पर किस तरीके से अकाउंट बनाया था। आप इस पर अकाउंट बना सकते हो और उसके बाद आप यहाँ एक्सप्लोर ऑप्शन पे जाइए। इस एक्सप्लोर ऑप्शन पे जाएंगे आप तो यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा क्यू एंड स्टैक का। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है सेक्शन तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिए, लर्न सेक्शन में जाइए, यहाँ पे मोर पे क्लिक करिए एंड देन यू विल फाइंड डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड देन चूज क्यू एंड स्टैक्स। राइट, यहाँ पे आप इसको चूज कर लीजिए। अब क्यू एंड स्टैक, तो क्यू तो हमने नहीं पढ़ा है अभी, तो हम स्टैक के बारे में बात करेंगे विच इज़ मैंने आपको बताया था लास्ट एंड फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर। तो ये भी कुछ अलग से नहीं इसमें लिखा हुआ है, इसमें भी सेम ही लिखा हुआ है कि देयर इज़ अ स्टैक विच इज़ लास्ट एंड फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर। और थोड़ी बहुत इसमें जो है इसने बताया कि क्या क्या यूजेज हैं और कैसे हैं। अगर आप इसको थोड़ा वॉक थ्रू करना चाहते हैं तो करिएगा, बट इट्स अ सेम थिंग ओके, जो मैंने आपको समझाई थी डीप में। तो चलो हम लोग ना अब एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमने स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि एक्चुअली में जो स्टैक है वो बनेगा कैसे, है ना, उस चीज़ को देख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन विच इज़ लास्ट एंड फर्स्ट आउट स्टैक विच इज़ अ मेन स्टैक प्रॉब्लम, यहाँ पे इस वाले सेक्शन में इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैंने पहले ही बताया है कि जब भी कोई हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं और इसके बारे में मैंने डीप में बताया है अपने एरे वाले सेक्शन में। जब मैंने एरे का हैंड्स ऑन सेक्शन किया था लेक्चर नंबर 4, तब मैंने उसमें डीप में बताया कि इन प्रॉब्लम्स को रीड कैसे करते हैं। तो अगेन चलो रीड करते हैं मिन स्टैक के केस में। तो ये मुझसे कह रहा है कि डिज़ाइन अ स्टैक दैट सपोर्ट्स पुश, पॉप, टॉप एंड रिट्रीविंग द मिनिमम एलिमेंट इन अ कांस्टेंट टाइम। तो जैसे मैंने बताया था कि स्टैक के थ्योरी वाले लेक्चर में कि जो स्टैक होता है उसमें जो पुश, पॉप और पीक, यहाँ पे अगर आप टॉप की बात करो तो टॉप इज़ नथिंग बट जस्ट लुकिंग दी लास्ट एलिमेंट, है ना। तो इसी को ये टॉप बोल रहे हैं ख्याल से, वो भी देख लेंगे अगर ये सही बोल रहे हैं इस तरीके की चीज़ें और या फिर नहीं। तो अभी बेसिकली ये टॉप का मतलब क्या है, एक्चुअली में अलग अलग टर्मिनोलॉजी होती है। तो इस टॉप का क्या मतलब है ये हमको अभी एग्जांपल से पता लगेगा, है ना। तो देखते हैं क्या है। तो डिज़ाइन अ स्टैक दैट सपोर्ट्स पुश, पॉप एंड टॉप एंड रिट्रीविंग द मिनिमम एलिमेंट इन अ कांस्टेंट टाइम। तो पुश तो पता है हम लोग को, हमने पुश के बारे में देखा था, पॉप भी देखा था हमने, टॉप भी देखा था। टॉप है जिसको मैंने ट्रैक भी बोल दिया था, ठीक है। इन्होंने टॉप बोला हुआ है यहाँ पे, गेट्स द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक विच इज सेम एज अ पीक, राइट। तो ये टॉप कुछ नहीं है, पीक ऑपरेशन है। तो ये पुश, पॉप और पीक ऑपरेशन थे और ये तीनों हमने ऑपरेशन डिटेल में देखे थे। अभी इन्होंने बोला है कि रिट्रीविंग द मिनिमम एलिमेंट इन अ कांस्टेंट टाइम, ये हमने नहीं देखा था मिनिमम एलिमेंट, बट मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि कभी कभी क्या होता है स्टैक के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें हमें कुछ मॉडिफिकेशन करने होते हैं एंड वन ऑफ द एग्जांपल वाज मिनिमम एलिमेंट इन अ कांस्टेंट टाइम एंड इट्स अ वेरी फेमस क्वेश्चन, राइट। ये हमने डिस्कस किया था। देन लेट्स डिस्कस अबाउट दिस एग्जांपल। उस एग्जांपल से पहले लेट्स से कि इन्होंने क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। सो दे आर सेइंग दैट यू हैव टू इम्प्लीमेंट अ मिन स्टैक। नाउ द मिन स्टैक हैज इनिशियलाइज द स्टैक ऑब्जेक्ट। तो एक कंस्ट्रक्टर बना रखा है। अगर आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में नहीं पता है तो अगर किसी भी आप लैंग्वेज में कोड कर रहे हो या जावा में कर रहे हो, सी प्लस प्लस में कर रहे हो, सी में कर रहे हो, डजेंट मैटर। तो इन्होंने बोला है कि आप एक कंस्ट्रक्टर बनाओ। कंस्ट्रक्टर मतलब क्लास का नाम और उसके साथ पैरेंथेसिस, इसे हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो एक कंस्ट्रक्टर बनाओ जिसमें आप करोगे स्टैक के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज, ठीक है, वेरी सिंपल। दूसरा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक फंक्शन बनाओ पुश,
जैसे मैंने आपको बताया था कि क्योंकि हम पुश कर रहे हैं तो ये फंक्शन कुछ ना कुछ आर्गुमेंट लेगा। बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, तो रिपीट नहीं करूंगा मैं इसको अपने आप को, टू जस्ट अवॉइड टाइम वेस्टेज, राइट। तो इसने क्या बोला कि वाइड पुश इंट वैल्यू पुशेस द एलिमेंट वैल्यू ऑन टू द स्टैक। ठीक है भाई। पॉप में क्या बोल रहा है, कह रहा है रिमूव्स द एलिमेंट ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, मतलब जो एलिमेंट टॉप पे है स्टैक के, यानी कि जो एलिमेंट लास्ट गया हुआ है स्टैक में, उसको बाहर करना, विच इज अ पॉप ऑपरेशन। कुछ नया नहीं है, सेम चीज मैं थ्योरी में बताई थी। टॉप या पीक ऑपरेशन क्या बोल रहा है, गेट्स द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक, कोई दिक्कत नहीं है। गेट मिनिमम क्या बोल रहा है, रिट्रीव द मिनिमम एलिमेंट द स्टैक। ये थोड़ा जो ऑपरेशन है गेट मिनिमम एलिमेंट इन द स्टैक, ये ऑपरेशन हमने नहीं देखा था थ्योरेटिकली भी, है ना। हमने सिर्फ ये भी देखा था कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है, बट हमने ये नहीं देखा था कि एक्चुअली में गेट मिनिमम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, है ना। इन्होंने तो मुझसे बोला है कि ओवन टाइम में करो, बट एक्चुअली में जब हम इसको ब्रूट फोर्स से करेंगे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, किस तरीके से होगी, इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ये हमने नहीं देखा था। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले लेक्चर को डिवाइड करूँगा 2 लेक्चर्स में। इस वाले लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा पुश पॉप एंड टॉप के बारे में, एंड अगला लेक्चर जो मैं गेट मिनिमम वाला जो पार्ट बचा हुआ है फंक्शन का, इसको मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो उससे पहले उन्होंने एक लाइन बहुत अच्छी दी है, आप कोई भी लाइन को इग्नोर नहीं करेंगे। यहाँ पे जब भी आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड कर रहे हैं, आप कोई भी लाइन इग्नोर नहीं करेंगे, आपको हर एक लाइन को 1 बाय 1 पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि यू मस्ट इम्प्लीमेंट अ सॉल्यूशन विद O1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर ईच फंक्शन। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे आपने फंक्शन बनाए हैं या आप बनाओगे, इन सब की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए वो कांस्टेंट होनी चाहिए। मतलब ये किसी भी वेरिएबल n m या किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। इसका मतलब जैसे जैसे इनपुट ग्रो करेगा, इसके टाइम परफॉर्मेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डिटेल में समझा हुआ है हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, राइट। एज सुन एज इनपुट जैसे जैसे ग्रो करता है, आपका टाइम किस तरीके से चेंज हो रहा है, उसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। लेकिन हम क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हम कह रहे हैं कि भाई इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कांस्टेंट हो, यानी चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, चलो आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल में कह रहा है कि देखो मेरे पास एरे ऑफ इनपुट्स आएगा। ठीक है, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स आएगा बेसिकली, क्योंकि एरे क्यों है ये हमको पता है, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, राइट। एंड क्या कह रहा है कि जब मैं मिन स्टैक पास करूंगा ना, तो जब मैं मिन स्टैक पास कर रहा हूं तो तुम्हें क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है क्लास का। तो अगर आपको नहीं पता है क्लास क्या होती है, तो मैं आपको अभी के लिए बता देता हूँ। क्लास बेसिकली आप एक तरीके से कंटेनर मान सकते हो, और उस कंटेनर में कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ फंक्शंस होते हैं जो वो होल्ड करता है। ठीक है, अगर हम लेमन भाषा में बात करें, तो जब भी हम किसी कंटेनर यानी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, इसका मतलब हम एक तरीके से उससे ये कह रहे हैं कि मुझे कुछ अपने में से इस तरीके का चीज़ दो ताकि मैं सारी प्रॉपर्टी और सारे मेथड जो तुम्हारे पास हैं उसको एक्सेस कर पाऊँ। सो बेसिकली जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं तो बेसिकली हम उसको क्या दे रहे होते हैं, मेमोरी दे रहे होते हैं। और उस मेमोरी में क्या स्टोर हो रहा होता है, जो क्लास हो रही होती है उसका ब्लूप्रिंट। लाइक अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया मिन स्टैक टाइप का, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैंने यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाया ना मिन स्टैक टाइप का, लाइन नंबर 26 देखेंगे अगर आप, तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनता है। तो ये क्या कह रहा है कि मैं मिन स्टैक क्लास यानी कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, और जब जब मैं ऑब्जेक्ट डॉट समथिंग कॉल करूंगा, आई कैन रिफर टू दीज मेथड्स एंड दीज कंस्ट्रक्टर एंड वट एवर द मेंबर वेरिएबल्स वी हैव हियर। ठीक है, तो मैं इसके बारे में डीप नहीं जाऊंगा कि क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं, क्योंकि ये हमारा मेन एम नहीं है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम में। ये प्री रिक्विजिट है, कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम सीखने के लिए। ठीक है, बट जिसको नहीं आती है इसके बारे में, देन मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले डेटा स्ट्रक्चर इसको सीखने से पहले आप जावा सीखो या फिर C++ या सी के एटलीस्ट बेसिक सीखो, एंड देन कम बैक एंड लर्न अबाउट इट। ओके, चलो ब्लॉक नहीं करते हैं अपने आप को, आगे बढ़ते हैं। तो जब हमने बोला कि मिन स्टैक है, तो हमने क्या बोल रहे हैं, हम मिन स्टैक से एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो ये ऑपरेशन तो क्लियर हो गया। दूसरा ऑपरेशन क्या कह रहा है, पुश। पुश का मतलब क्या हुआ, पुश का मतलब ये हुआ कि स्टैक में कोई वैल्यू डाल रहा हूं मैं, है ना। तो
तो देखो पहला वैल्यू तो ये मिन स्टैक से था कोरस्पॉन्डिंग, तो वैल्यू कहाँ से पता लग रही है मुझे, नीचे वाले एरे से, है ना। तो पुश ऑपरेशन के लिए वैल्यू क्या डाल रही है, -2। तो देख लो ये पॉजिटिव भी ले रहा है, ये निगेटिव भी ले रहा है। ये जो स्टैक है ये पॉजिटिव भी ले रहा है, ये निगेटिव भी ले रहा है, क्योंकि ये -2 डाल रहा है। आगे क्या डाल रहा है पुश करने पे, 0। ठीक है, तो देखो इन्होंने लिखा हुआ है मिन स्टैक डॉट पुश इज इक्वल डॉट 0, यानी कि अब स्टैक में 2 भी आ रखा है, 0 भी आ रखा है। ठीक है, इसी तरीके से पुश क्या कर रहे हैं, -3। देन गेट मिनिमम जब हम कर रहे हैं तो गेट मिनिमम में हमको कोई भी आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं है, बट जो मेरा आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है इन सब का मिनिमम। इन सब का मिनिमम क्या हुआ, -3, राइट, बिकॉज माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी होगी उतनी छोटी होगी। फिर पॉप किया इन्होंने, तो इन्होंने पॉप के लिए भी कुछ आर्गुमेंट नहीं दिया। ठीक है, तो पॉप करने पे इसने क्या रिटर्न किया, 0। टॉप किया इन्होंने, टॉप के लिए इन्होंने देखा कि कौन सा एलिमेंट सबसे ऊपर है, ठीक है, वो देख लिया इन्होंने, और फिर गेट मिनिमम इन्होंने फिर से निकाल लिया। चलो एक बार ना इसको बना के देख लेते हैं। चलो अब इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे साइड बाय साइड दो चीज़ें खोल रखी हैं। लेफ्ट साइड में मैंने क्या कर रखा है, लेफ्ट साइड में मैंने क्वेश्चन दे रखा है, और राइट साइड में मैंने यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट खोल रखा है, जहाँ पे मैं आपको ये समझाऊंगा कि विजुअली कैसे ये चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आपके को समझने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले मेरे पास कुछ नहीं था। ठीक है, मेमोरी में कुछ नहीं था। तो ये जो राइट में व्हाइट पेज दिख रहा है इसका मतलब कुछ नहीं था। सपोज करो एक मेमोरी बनाता हूँ मैं यहाँ पे पहले तो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक मेमोरी बनाता हूँ हेयर, इस जगह पे, ये थी मेरी मेमोरी, यानी मेरे पास कुछ नहीं था। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने बोला कि मिन स्टैक। तो जैसे ही मैंने मिन स्टैक बोला यहाँ पे, तो इसने क्या किया होगा, इसने एक ऑब्जेक्ट बनाया, है ना। इससे बोला ना मिन स्टैक क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो मेरे मेमोरी में क्या बन गया होगा, एक ऑब्जेक्ट बन गया होगा। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं। इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, और ये बना क्या रहे हैं, एक्चुअली में हम लोग स्टैक इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अभी स्टैक बना नहीं है, लेकिन अभी हमने क्या किया हुआ है, स्टैक को बना रहे हैं। तो अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जब मैंने न्यू ऑब्जेक्ट किया तो यहाँ पे एक तरीके से मेमोरी एलोकेट हो गई मेरे प्रोग्राम को। ठीक है, अब क्या करना चाह रहे हैं हम, अब यहाँ पे इसने देखो लिखा है पुश ऑपरेशन। अगर ये देखोगे तो ये पुश ऑपरेशन लिखा हुआ है। तो पुश का मतलब क्या है, मुझे कोई एलिमेंट तो चाहिए ना जो मैं पुश कर पाऊँ। तो यहाँ पे इसने दिया हुआ है -2। तो मैंने क्या किया, एरे में आकर के -2 को पुश कर दिया। फिर इसने मुझसे क्या बोला, फिर बोल रहे हैं कि पुश अगेन एंड विच वैल्यू, 0। तो यहाँ पे मैंने 0 भी पुश कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ हो रहे होंगे, एंड तक आते जा रहे होंगे। फिर ये मुझसे कह रहा है एक और बार पुश करना है, क्या पुश करना है, -3। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे -3 पुश कर दिया। तो अभी मेरे पास एरे में देखो कितने वैल्यू आ गई हैं, 1 2 3 1। इसको अगर मैं इंडेक्सिंग डिनोट करूँ तो 0, राइट, ये 0 हो गया, 1 हो गया एंड 2 हो गया। ठीक है, बेहतर है। अच्छा, अब क्या हो रहा होगा, फिर इसने मुझसे बोला अब मुझे चाहिए मिनिमम एलिमेंट। मिनिमम एलिमेंट मतलब अभी तक जो भी एलिमेंट मेरे पास स्टैक में है, -2 0 और 3 में से, उसमें से मिनिमम एलिमेंट मुझे निकाल के दो। मुझे नहीं मतलब कि वो ऊपर एग्जिस्ट करता है, मिडल में एग्जिस्ट कर रहा है, कि सबसे लास्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन मुझे तो चाहिए मिडल एलिमेंट। ठीक है, सॉरी मिनिमम एलिमेंट। तो मिनिमम एलिमेंट क्या होगा, -2 0 -3 में से 3 होगा। क्यों होगा 3, क्योंकि माइनस में वैल्यू है, तो माइनस में वैल्यू का नंबर जितना बड़ा होगा एलिमेंट क्या होगा, उतना ही छोटा होगा। तो यहाँ पे जो गेट मिन का आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो 3 आ रहा है माइनस में, है ना। तो यानी कि मिनिमम एलिमेंट क्या है, -3। अभी भी गेट मिनिमम एलिमेंट से स्टैक से बाहर नहीं निकला है -3, वो स्टैक के अंदर ही है। ठीक है, क्योंकि गेट मिनिमम ऑपरेशन क्या बोल रहे हैं लोग, कि जो गेट मिनिमम ऑपरेशन है वो स्टैक से बाहर नहीं निकालेगा, वो बस जो स्टैक में वैल्यूज हैं उसमें से जो है मिनिमम एलिमेंट मुझे दे देगा। तो -3 हो गया। अब ये कह रहे हैं पॉप। तो जब ये पॉप कह रहे हैं, सो बेसिकली अब क्या हो रहा है कि इस पूरे स्टैक में से लास्ट वाला जो एलिमेंट इंसर्ट हुआ था उसको बाहर निकाल दो स्टैक से। और उस केस में क्या है, -3 लास्ट एलिमेंट है जो इंसर्ट हुआ है। तो देखो -3 इसका आउटपुट आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। ठीक है, तो जब -3 आउटपुट आ रहा है तो हम इसको क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, सपोज करो। तो ये डिलीट हो गया। अब स्टैक कहाँ तक रह गया, 0 तक रह गया है ना। अच्छा, फिर अगर देखोगे आप तो पॉप से बाहर तो मैंने कर दिया, लेकिन बाहर करने के बाद एक्चुअली में हो क्या रहा है, आउटपुट नल आ रहा है। जब आउटपुट नल आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपसे पिछले लेक्चर में समझाया था, जब आप पॉप इंप्लीमेंट कर रहे हो या कोई भी फंक्शन इंप्लीमेंट कर रहे हो, या तो आप कुछ रिटर्न करो या आप रिटर्न ना करो।
आप हो सकता है जो पॉप एलिमेंट हुआ है वही रिटर्न कर दो, आपकी मर्जी, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब भी मैं पॉप मेथड बनाऊंगा, अगर आप ऊपर जाओ थोड़ा सा, ये कह रहा है जब भी मैं पॉप मेथड बनाऊंगा तो मेरा रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, वॉइड होना चाहिए। इसीलिए आउटपुट क्या आ रहा है, नल आ रहा है, ठीक है। तो ये आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ पे नल आ रहा है। अच्छा, टॉप एलिमेंट की बात करें तो टॉप एलिमेंट, अगेन टॉप एलिमेंट क्या कह रहा है, पीक देख रहा है ना, सबसे लास्ट एलिमेंट देख रहा है ना स्टैक में कौन सा है, और सबसे लास्ट एलिमेंट क्या है, जीरो। तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। और मुझे इसको रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन के ऊपर अगर जाओगे तो इंट टाइप का है ना टॉप, तो इंट टाइप का रिटर्न करेगा ना, तो इंट टाइप का क्या है, जीरो, तो वो जीरो को रिटर्न कर देगा। अच्छा भाई, फिर गेट मिनिमम कौन सा होगा, तो अब जीरो निकला तो नहीं था, जीरो तो अभी भी स्टैक में था, तो मिनिमम एलिमेंट जीरो और -2 में से कौन होगा, -2 होगा। तो क्या आ गया, -2 आ गया। और स्टैक की लेंथ क्या बच गई, 2 बच गई, 1 और 2, तो 1 और 2 है अपने पास, है ना, ये लेंथ हो गई 2। समझ में आ गई इतनी बात। तो ये तो स्टैक का विजुअल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको सिखाया कि ये ऐसा हो रहा है। अब हम क्या करेंगे ना, इस वाले क्वेश्चन को, इस वाले डायग्राम को हम साइड में ना ओपन रखते हैं और इसको कोड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, चीज़ें थोड़ी सी बेहतर समझ में आएंगी। तो अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फिर से, ठीक है। अब हम कोड करने जा रहे हैं। मैं इतना डीप में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोग के समझ में आए एक्चुअली में चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, ठीक है। तो लेट्स डू कोडिंग। तो अब हम यहाँ पे आते हैं नीचे। थोड़े कोडिंग से पहले मैंने आपको बताया था कंस्ट्रेंट पढ़ लेते हैं। तो कंस्ट्रेंट जरूरी है, कंस्ट्रेंट पढ़ने से हमें ये पता लगेगा कि हमको किस टाइप का वेरिएबल लेना है, किस टाइप का नहीं लेना है। तो ये कह रहा है कि जो वैल्यू होगी ना स्टैक के अंदर, जो आप -2 -3 -4 या 0 1 2 जो भी डाल रहे हो, वो -2⁻31 से 2⁻31 -1 तक होगी। और हमको पता है कि जावा में जो इंटीजर होते हैं वो 32 होते हैं, 32 बिट के होते हैं, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, आपको इजीली ये पता लग जाएगा कि ये जो 2⁻31 -1 है, ये आप इंटीजर में सॉल्व कर सकते हो। आपको कोई और बिगर डेटा टाइप लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इंट टाइप की रेंज में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चेक करो इंटीजर की जो मैक्स रेंज और मिन रेंज क्या होती है, तो आपको मिलेगी 2⁻31 -1 से लेके -2⁻31 तक, और ये प्लस एंड माइनस दोनों स्टोर कर सकता है, ठीक है। मैथड पॉप टॉप एंड गेट मिनिमम ऑपरेशन विल ऑलवेज बी कॉल्ड ऑन नॉन एम्प्टी स्टैक। ये बहुत अच्छी चीज़ दी इन्होंने। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि जो मैथड पॉप है या जो टॉप है, या जो गेट एंड मिनिमम ऑपरेशन है, वो हमेशा तभी मैं कॉल करूंगा अगर मेरे स्टैक में एटलीस्ट एक एलिमेंट तो हो, यानी स्टैक खाली होगा तो मैं उसमें कॉल नहीं करूंगा। एंड ऑब्वियस ही बात है, अगर स्टैक खाली है तो उसमें से कुछ मिलेगा ही नहीं, एक्सेप्शन आएगी, ठीक है। या तो आप एक्सेप्शन हैंडल करो या फिर आप कुछ कंस्ट्रेंट दो। तो इन्होंने कंस्ट्रेंट दे रखा है कि कभी भी हम नॉन एम्प्टी स्टैक पे ये ऑपरेशंस कॉल नहीं करेंगे। फिर इन्होंने बोला है कि एट मोस्ट 3 × 10⁴ कॉल्स विल बी मेड टू पुश टॉप एंड पॉप एंड गेट मिनिमम ऑपरेशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये बोल रहे हैं 10⁻4 तक के ही हम जो है ऑपरेशंस कॉल करेंगे, इतनी बार ही कॉल करेंगे, तो हमारे फंक्शंस को उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रेंट में समझ में आ गए। और ये जो लास्ट कंस्ट्रेंट दे रखा है ना 3 × 10⁻4, ये एक्चुअली में क्या होता है, एक सेकेंड में ना इतने ऑपरेशंस आपका जो प्रोसेसर है, जो और अभी नए प्रोसेसर आ गए हैं वो ज़्यादा कर सकते हैं, बट जो प्रोसेसर पहले चल रहे थे वो 1 × 10⁵ तक या इस 10⁴ तक प्रोसेस कर लेते हैं। तो इसीलिए उन्होंने आपको पहले ही दे रखा है कि हम एक सेकेंड में इतने ही कॉल करेंगे, ठीक है। तो ये बस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं कोडिंग पार्ट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट कोडिंग पार्ट, राइट। तो कोडिंग पार्ट में अगर आप ये वाला जो कोड देखोगे, जो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, दिस इज बॉयलर प्लेट कोड, जहाँ पे क्लास मिन स्टैक दे रखी है, पब्लिक मिन स्टैक दे रखा है, जो कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, पुश पॉप टॉप एंड गेट मिन दे रखा है। सो बेसिकली हमारे पास एक स्केलेटन दे रखा है और हमसे ये कह रहे हैं कि आप ना इन जो भी ये मेथड्स हैं इनको बस फिल कर दो मेरे लिए। दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका कि ये सारी चीज़ें मैं खुद से लिखूं। दूसरा तरीका, जब हम इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे होते हैं, सो बेसिकली ये कुछ ड्राइवर्स कोड आपको देते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, और आपको बाकी इंप्लीमेंटेशन करना होता है। तो इन्होंने ड्राइवर कोड दे रखा है कि मैं जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं न्यू मेन स्टैक टाइप से बनाऊंगा, यानी जब आपका ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा एंड आपका एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो जब मैंने बोला ना लाइन नंबर 26 पे जाओगे, तो लाइन नंबर 26 एग्जीक्यूट होते ही आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा।
ठीक है, तो जब लाइन नंबर 26 कॉल होगी तो आपको क्या दिख जाएगा मेमोरी में क्या दिख जाएगा आपको? मेमोरी में दिख जाएगा एक तरीके से एक स्टैक के लिए मेमोरी। ओके, अच्छा जी, अब क्या होगा? अब ये कह रहे हैं ऑब्जेक्ट डॉट पुश। अच्छा जी, तो पुश ऑपरेशंस देख लेते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट डॉट पुश विच इज 27 नंबर लाइन। अब हम इसमें क्या करेंगे? हम पुश ऑपरेशन को इंप्लीमेंट करेंगे। तो मैंने आपसे बताया था कि क्योंकि हम ये एरे की मदद से कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो यहाँ होना चाहिए ना जो पूरा पूरा एलिमेंट्स को स्टोर करे बिहाइंड द सीन, राइट? तो वो डेटा स्ट्रक्चर हम क्या यूज कर रहे हैं? एरे। तो अगेन हम एरे को डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब कितना साइज डिक्लेयर करना है ये मेरे पास नहीं पता है, मुझे ये नहीं पता है कि कितना साइज डिक्लेयर करना है, लेकिन मुझे ये पता है कि मैक्स टू मैक्स 10⁴ तक ही कॉल्स जाएंगी। यानी अगर सारे ऑपरेशन पुश ऑपरेशन भी हो जाते हैं तो मेरे पास 3 × 10⁴ से ज्यादा एलिमेंट नहीं होंगे एरे में, राइट? ये मुझे पता है। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं कह सकता हूं कि अगर मैं फिक्स्ड साइज स्टैक इंप्लीमेंट कर रहा हूं तो मैं यह कह सकता हूं कि आप मेमोरी में मुझे 1 2 3 4 5 एंड दिस इतनी मेमोरी मुझे दे दो, 10⁵ तक की मुझे मेमोरी दे दो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास जो एटमोस्ट ऑपरेशन होंगे वो 3 × 10⁴ से ज्यादा नहीं होंगे। तो मैं चाहूं तो बस इतनी ही मेमोरी ले सकता हूं और कह सकता हूं कि इससे ज्यादा मेरे पास पुश ऑपरेशन हो ही नहीं सकते। और मैं पुश ऑपरेशन क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एलिमेंट भरेंगे कब? जब आप पुश ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। मेमोरी एलोकेट कब होगी? जब आप पुश ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। तो मैंने प्री डिफाइंड यहां पे ले लिया 10⁵ + 1। क्यों ले लिया मैंने बेसिकली इससे बड़ा नंबर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नंबर यहाँ पे ले लिया है। आप चाहो तो 3 × 10⁴ + 1 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेसिकली मेमोरी कम नहीं पड़नी चाहिए, ये मैंने इसको ये बोला है। और जब हम डायनामिक एरे पढ़ेंगे ना, कि डायनामिक स्टैक पढ़ेंगे ना, किस तरीके से डायनामिक स्टैक्स बनते हैं जो रन टाइम पे ही मेमोरी एलोकेट कर लेंगे, जो डायनामिकली अपने आप को चेंज करेंगे, है ना, उसके बारे में जब पढ़ेंगे तो हमको ये फिक्स टाइप का ना एरे देना नहीं पड़ेगा। बट एरे की प्रॉपर्टी है कि हमको देना पड़ेगा मेमोरी पहले से, तो मैंने यहाँ पे 10⁵ + 1 कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब इस पुश ऑपरेशन में बात करें अगर हम, तो इस पुश ऑपरेशन में हम क्या बोल रहे हैं कि इस स्टैक के अंदर कुछ डालो, और स्टैक के अंदर बेसिकली इंप्लीमेंटेशन किसका है? एरे का। तो जब भी मैं इस पूरे पार्ट को इंप्लीमेंट कर रहा हूंगा तब मैं एरे रिफर करूंगा, स्टैक रिफर नहीं करूंगा। और जब भी मैं इस ड्राइवर कोड की बात कर रहा हूंगा तब मैं स्टैक रेफर करूंगा, क्योंकि स्टैक कुछ अलग से डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, स्टैक एरे के ऊपर ही बना है, लिंक लिस्ट के ऊपर ही बना है। तो पहले हम इंप्लीमेंटेशन की अगर बात कर रहे हैं स्टैक के, तो प्री अंडर क्या बन रहा है? एरे के थ्रू बन रहा है, तो मैं एरे ही बोलूंगा इस समय उसको, ठीक है। तो मैं ये क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं हे मुझे ना तुम्हारे अंदर कुछ वैल्यू इंसर्ट करनी है। सो मैंने क्या कहा? मुझे तुम्हारे अंदर कुछ वैल्यू इंसर्ट करनी है। सो लाइन नंबर 10 कह रहा है ठीक है, तुम मेरे अंदर कुछ वैल्यू इंसर्ट करो, बट मुझे ये तो बताओ कि तुम वैल्यू कहाँ इंसर्ट करना चाहते हो। तो वो कहेगा कि ठीक है, क्योंकि कि ये पहला एलिमेंट है तो मैं ना वैल्यू 0 पे इंसर्ट करूंगा, तुम्हारे 0th नंबर इंडेक्स पे। तो तुमने कहा ठीक है, तुम 0 पे कर दो। तो मैंने क्या कर दिया? एरे ऑफ 0 = वैल कर दिया। अगर मान लो मैं फिर से एक पुश ऑपरेशन परफॉर्म करता यहाँ पे, मान लो यहाँ पे अभी क्या हो रखा होगा मेरा, जब लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट होगी तो क्या हुआ होगा? लाइन नंबर 10 में यहाँ पे वैल्यू आ गई होगी। अब अगर मैं फिर से यही पुश ऑपरेशन परफॉर्म करूं तो फिर क्या होगा? फिर ये एरे ऑफ 0 में जाएगा और इस वाली वैल्यू को रिप्लेस कर देगा नई वैल्यू से। अब ये वैल्यू हट जाएगी, अभी वैल्यू 2 बन जाएगी। तो इस तरीके से तो एक ही लोकेशन पे रिप्लेस करता जा रहा है ना, ये तो ग्रो तो कर ही नहीं रहा है, ये तो एक ही लोकेशन पे वो करता जा रहा है, राइट। तो इसको अगर टैकल करना है तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा कि जैसे ही तुम यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो ना, अगली टाइम जब मैं तुम्हारे पास आऊं तो मुझे ये इंडेक्स ना देना, मुझे कौन सा इंडेक्स देना? उसके अगला वाला देना, ठीक है। पहले अगर तुमने मुझे 0 दिया था, अब मुझे तुम 1 देना। अगर तुमने पहले मुझे 1 दिया था तो अब मुझे तुम 2 देना, ठीक है। तो ये बोल रहा हूं मैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो इसके लिए तो मुझे भाई एक ट्रैक रखना पड़ेगा ना, इसके लिए तो मुझे एक ट्रैक रखना पड़ेगा कि कितना भर चुका है एरे। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं और इसको क्या बोल देता हूं? इंट
ट्रैक। अच्छा, इसको इनिशियलाइज किससे करें, हमारे ऊपर है। अगर हम कह रहे हैं कि इनिशियलाइज अगर हम -1 से कर रहे हैं तो सबसे पहले मुझे, क्योंकि एरे का इंडेक्सिंग माइनस नहीं हो सकती, अगर मैं -1 से कर रहा हूँ इसको इनिशियलाइज, तो सबसे पहले मुझे इस ट्रैक को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा और तब वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर मैं 0 से कर रहा हूँ तो मैं पहले वैल्यू दे देता हूँ और बाद में इंक्रीमेंट कर लेता हूँ। तो सपोज करो मैं -1 से कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जब ये यहाँ पे आया तो इसने मुझसे बोला कि मुझे ये वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो मैंने कहा कि ठीक है, सबसे पहले मुझे ट्रैक को ट्रैक +1 कर लेने दो। यानी पहले मेरे पास वैल्यू -1 थी, अब मेरे को वैल्यू 0 कर लेने दो, जिससे मैं तुम्हें नई लोकेशन दे सकूं, सो दैट आई कैन गिव यू न्यू इंडेक्स। ठीक है, अब जैसे ही मुझे ये न्यू इंडेक्स मिल गया, जो इस केस में जब एरे खाली था 0 होगा, तो अब मैं क्या करूंगा, इस ट्रैक पे वैल्यू डाल दूंगा, राइट। और इतना ही करके आपका जो पुश ऑपरेशन है वो तैयार हो गया। ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न करना नहीं है, बस इतने में हो गया। तो हुआ क्या, देख लेते हैं फिर से, है ना, थोड़ा सा देख लेते हैं, क्लियर हो जाए पूरी तरीके से। इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। लेट्स क्रिएट अ न्यू पेज। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जब भी आप पुश करोगे, यानी लाइन नंबर 9 कॉल करोगे, तो सबसे पहले आप मान लो 2 से कॉल करोगे, तो ट्रैक की वैल्यू -1 थी, लाइन नंबर 10 पे आके ट्रैक की वैल्यू 0 हो गई, और तब मैंने एरे ऑफ 0 में क्या स्टोर कर दिया, 2 स्टोर कर दिया। फिर जब मैं अगली बार पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने आऊंगा तो ट्रैक की वैल्यू 0 थी, अब मैं उसको ट्रैक = ट्रैक +1 करूंगा, यानी 1 हो जाएगी, और अब मैं 1 इंडेक्स पे क्या डालूंगा, नेक्स्ट वैल्यू डालूंगा। तो ये हो गया पुश ऑपरेशन। इससे मेरा एरे क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है, अलग अलग लोकेशन पे क्या हो रही है, वैल्यू स्टोर हो रही है। मेक सेंस? चलो बढ़िया, समझ में आ गया होगा। पॉप की बात करते हैं। चलो अब पॉप ऑपरेशन देख लेते हैं। तो पॉप ऑपरेशन में क्या होगा, तो पॉप ऑपरेशन में मैंने बताया था कि जो भी स्टैक होता है उसका जो लास्ट एलिमेंट है, उस लास्ट एलिमेंट को हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। सपोज करो 1 2 3 एंड 4 था, तो अब मुझे लास्ट एलिमेंट अगर निकालना है तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि लास्ट एलिमेंट किस जगह पर है, किस इंडेक्स पे है, और उस इंडेक्स का हिसाब कौन रख रहा है, ट्रैक रख रहा है ना। तो पहले जब इंसर्ट हुआ होगा तो ट्रैक 0 हुआ होगा यहाँ, फिर ट्रैक 1 हुआ होगा, फिर ट्रैक 2 हुआ होगा, फिर ट्रैक 3 हुआ होगा। तो अब मैं कह रहा हूँ कि पॉप गिव मी, पॉप ऑपरेशन गिव मी द लास्ट इंडेक्स, राइट। सो मैं पॉप को ये थोड़ी बता रहा हूँ कि कौन सा इंडेक्स तुम्हें निकालना है, मैं उसको ये बोल रहा हूँ बस पॉप करना है। और स्टैक की प्रॉपर्टी क्या है कि जो पॉप ऑपरेशन आप इंप्लीमेंट करोगे वो आपको लास्ट इंडेक्स निकाल दे, यानी लास्ट वैल्यू आपकी निकाल दे, इसे तो इसको लास्ट एंड फर्स्ट आउट बोलते हैं। तो दो काम हो सकते हैं, पहला ये कि मैं रिटर्न कर दूं लास्ट एलिमेंट, और दूसरा ये कि कुछ ना रिटर्न करूं। ठीक है, और सिंपल मैं जो ट्रैक था उसको 3 से उठा करके 2 पे कर दूं, है ना। तो ये मान के चलूंगा ना, अगर मैं 3 से हटा के 2 पे चला गया तो मेरे लिए आइडियली जहां तक मेरा ट्रैक है वहीं तक मेरी स्टैक है, यानी यहीं तक तो स्टैक हुई मेरी। फिर इससे मुझे कोई मतलब ही नहीं हुआ, ऑल दो ये एग्जिस्ट करता है मेमोरी में, बट मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर मान लो कोई पुश ऑपरेशन इसके बाद आएगा, मैं इसको ओवरराइड कर दूंगा, राइट। लेकिन अभी के लिए मेरा जो स्टैक है उसकी लेंथ कौन डिफाइन कर रहा है, ये टी तो डिफाइन कर रहा है, ये ट्रैक ही तो डिफाइन कर रहा है। तो बेसिकली अगर मैं कहूं कि अगर मुझे पॉप करना है तो एरे ऑफ ट्रैक पे जो एलिमेंट है, जो कि ये लास्ट एलिमेंट है, जो कि ये लास्ट एलिमेंट है एरे का, ठीक है, लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे है, इस लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे को रिटर्न कर दो। ठीक है, और रिटर्न करने के बाद, ठीक है, इसको रिटर्न कर दो। अगर मैं इसको स्टोर करूं, सपोज करो एक टेम्परेरी वेरिएबल में, इन temp = एरे ऑफ ट्रैक। ठीक है, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं हम लोग तो अच्छा दिखे। और अगर मैं इसको बोलूं temp को रिटर्न कर दो, और तुम क्या करो, जो ट्रैक था ना उस ट्रैक को -1 कर दो, ट्रैक = ट्रैक -1। हुआ क्या, बेसिकली जो ट्रैक 3 पे था तो ये बता रहा था कि स्टैक की लेंथ 3 तक है, मतलब 0 से स्टार्ट करोगे तो स्टैक की लेंथ 4 तक है और इंडेक्सिंग 3 तक है। वो ये कह रहा है कि जो लास्ट एलिमेंट है अब क्या हो गया होगा, वो 2 इंडेक्स पे आ गया होगा, सिंपल।
ठीक है, 3 से कहाँ आ गया 2, अब मेरे लिए 2 क्या होगी, ये इंडेक्स नंबर 2 पे वैल्यू क्या हो गई, लास्ट हो गई। तो ये तरीका है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो वाइड दे रखा है, तो अगर वाइड दे रखा है तो मुझे रिटर्न करने की कुछ जरूरत नहीं है, तो मैं इस रिटर्न को हटा देता हूँ। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछे, तो मैं इस रिटर्न को हटा देता हूँ। सो बेसिकली मेरा पॉप सिंपल सा ऑपरेशन हो गया, जो कि ट्रैक इज इक्वल टू ट्रैक -1 हो गया। क्लियर, तो दिस इज पॉप। अच्छा, टॉप की बात करते हैं। तो टॉप तो वेरी सिंपल लग रहा होगा आपको कि टॉप क्या बोलता है कि जो लास्ट एलिमेंट है उसको सिर्फ व्यू करना है, इसको बाहर ना निकालो। मैंने कहा अगर बाहर नहीं निकालना है तो मैं ट्रैक को नहीं छूऊंगा, और जब मैं ट्रैक को नहीं छूऊंगा तो मैं सिंपली क्या कह रहा हूं, रिटर्न एरे ऑफ ट्रैक। ट्रैक से कोई छिड़खानी नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं ट्रैक से कोई भी छिड़खानी नहीं कर रहा हूं। याद तक बात समझ में आई? जब मैं ट्रैक से छिड़खानी नहीं कर रहा हूं तो आप जितनी बार भी टॉप कॉल कर लो क्या होगा, 3 तक ही आएगा, राइट, सेम होगा, चेंज तो होगा नहीं। तो ये हो गई पुश, पॉप एंड टॉप की पूरी स्टोरी। आई होप ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल मैंने आपको तरीके से बताया है। ठीक है, पुश में क्या हुआ, ट्रैक को बढ़ाया, पॉप में क्या हुआ, ट्रैक को कम किया, टॉप में क्या हुआ, ट्रैक को सेम रखा। और ये रटने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पता लग रहा होगा कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अगर मैं ट्रैक को नहीं चेंज करूंगा, कुछ इंडेक्सिंग नहीं करूंगा, सो बेसिकली वो तो एक ही जगह इंसर्ट करता जाएगा। तो पुश के लिए मुझे कुछ तो बढ़ाना पड़ेगा, और वो कुछ क्या है मेरे लिए, ट्रैक है। पॉप में मुझे ये तो बताना पड़ेगा ना कि कहाँ तक बढ़ा है, और वो कौन ट्रैक रख रहा है, ट्रैक रख रहा है ना। और जो टॉप है वो क्या है कि लास्ट एलिमेंट देखना है मुझे, उसका ट्रैक कौन रख रहा है, दिस इज अ वेरिएबल। तो ये सारी जो पूरे स्टैक की स्टोरी है वो इस ट्रैक के अराउंड घूम रही है। ठीक है, तो ये हो गया पुश, पॉप एंड टॉप। अब एक और ऑपरेशन बचा, गेट मिनिमम। अब हम इस गेट मिन को देखेंगे, और ये जो गेट मिन नाम का फंक्शन है, ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन होने वाला है, क्योंकि इसमें तो अभी ये बहुत सिंपल सिंपल ऑपरेशन हमने एक स्टैक के लिए परफॉर्म कर लिए, लेकिन अब ये कह रहा है कि मिनिमम परफॉर्म करना है हमको। ठीक है, तो इस ट्यूटोरियल में ना पहले ये देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली में, जो इसने बोला है ना कि गेट मिन को आपको कांस्टेंट टाइम में रिटर्न करना है, तो ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ठीक है, क्यों ये अलग से दे रखा है कि भाई मिनिमम एलिमेंट कांस्टेंट टाइम में रिटर्न करना है। तो बस आप इसको थोड़ा सा सोचो, और हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसको डिस्कस भी करेंगे कि अभी अगर मेरे को मिनिमम एलिमेंट निकालना है इस पूरे स्टैक में तो मुझे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे गेट मिनिमम एलिमेंट निकालना है, अगर इस स्टैक में लाइक 1 2 3 4 अगर है, और इसमें मिनिमम एलिमेंट 1 है जो कि सबसे पहला एलिमेंट था स्टैक का, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लूप लगाना पड़ेगा पूरे स्टैक में, या मुझे कुछ और चीज करनी पड़ेगी। अगर मैं लूप लगाता हूं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, और अगर कुछ और लॉजिक लगाता हूं तो क्या आएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सोचने वाली है चीज है, इसको सोचो, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, उसके बारे में नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप देखो तो ये जो पॉइंट है, ये जो पुश ऑपरेशन है, ये किसी भी एक्सटर्नल वेरिएबल पे नहीं डिपेंड कर रहा है, किसी भी एन पे डिपेंड नहीं कर रहा। आप जितनी बार भी इस फंक्शन को कॉल करोगे, इट हैज जस्ट ओनली अ वन ट्रैक वेरिएबल विच विल ऑलवेज टेक कांस्टेंट टाइम, राइट, क्योंकि ये तो एक ही बार चलेगा ना, ये एक ही बार चलेगा, एक पुश ऑपरेशन के लिए एक ही बार चलेगा ना। तो ये क्या होगा, पुश ऑपरेशन O1 कॉम्प्लेक्सिटी का, क्योंकि एरे ऑफ ट्रैक यानी एक एरे में अपडेट करने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, O1। इसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है, हमने डिस्कस किया था ना इसके बारे में, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, O1, और इस ऑपरेशन की भी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O1। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी, O1 प्लस O1, जो कि एक कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी है। तो इस पूरे की तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, इस पूरे की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, O ऑफ 1। सेम चीज पॉप में भी क्या बोल रहे हैं हम, एक कांस्टेंट ऑपरेशन कर रहे हैं ना, हर बार जब भी पॉप ऑपरेशन कॉल होगा तो ये तो कांस्टेंट लाइन है ना मेरी, इससे थोड़ी है कि इनपुट के ऊपर थोड़ी डिपेंड कर रही है। ट्रैक है, एक मेमोरी में जो है वैल्यू होगी उसको सिंपल डिक्रीमेंट कर दे रहे हैं, तो ये भी कोई एन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसका भी कांस्टेंट टाइम है O ऑफ 1, राइट। सिंपल मैंने आपको बताया था कि कोई चीज अगर एन पे डिपेंड नहीं कर रही है, कोई वेरिएबल इनपुट पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो कांस्टेंट टाइम पे है, राइट। हमने सम का एग्जांपल भी लेके देखा था। और ये टॉप में क्या है, टॉप में तो हम किसी भी एरे को बस इंडेक्स के थ्रू एक्सेस ही तो कर रहे हैं, तो इसमें तो सिंपल हमको पता है कि एरे में किसी भी एरे को इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, O ऑफ 1। और क्यों होती है ये भी हमने डिस्कस किया था डिटेल में एरे वाले लेक्चर में।
तो अगर आप वहाँ से पढ़ते हुए आ रहे होगे तो आपको क्लियर आइडिया होगा कि ये O(1) क्यों होती है। ठीक है, तो बेसिकली मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट लगा देता हूँ, छूट गया कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें बन गई हमारे पास? हमारे पास पुश ऑपरेशन बन गया, पॉप बन गया और टॉप बन गया। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे गेट मिन ऑपरेशन, जो कि हम नेक्स्ट। आई होप अभी तक का ट्यूटोरियल समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, और अगर समझ में आ रहे हैं तो इसको शेयर और लाइक करिए, और भी शेयर करिए जिससे कि लोगों को पता लगे डीएसए इतना इजी है, इसको समझ पाएँ। ठीक है, चलो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।